नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आंचल। आज इस बुलेटिन में बात होगी महाराष्ट्र में सीएम पद को लेकर मचे घमासान की, महायुति की जीत पर उठे सवालों की। देखेंगे दिल्ली में कांग्रेस की रैली को, संभल हिंसा मामले में कांग्रेस के बड़े कदम को, जानेंगे किन आरोपों से घिरे पूर्व सीजीआई चंद्रचूड़, और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे ट्रंप की हिंदुस्तान को चेतावनी को। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। इंडिया गठबंधन के फ्लोर लीडर्स की सुबह 10 बजे मीटिंग, कई अहम मुद्दों पर होगी चर्चा। आप विधायक नरेश बालियान को कोर्ट ने 2 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा, गैंगस्टर के साथ ऑडियो आया था सामने। केरल के वायनाड में बीजेपी पर बरसी प्रियंका गांधी, कहा लोगों के अधिकार अपने कारोबारी दोस्तों को सौंप रही सरकार। अरविंद केजरीवाल का बड़ा ऐलान, दिल्ली में किसी से कोई गठबंधन नहीं होगा। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। महाराष्ट्र में सीएम पद को लेकर अभी भी महायुति में खींचतान मची हुई है। चुनाव नतीजे आए हुए सप्ताह भर से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन अभी तक सीएम पद के लिए नेता का चुनाव नहीं हो पा रहा है। इस खींचतान में विपक्ष भी सक्रिय हो गया है और अब सीएम एकनाथ शिंदे भी अपने गांव से लौट आए हैं। उनके बयान ने बीजेपी की चिंता को कम नहीं किया है। तो क्यों महाराष्ट्र में बीजेपी नहीं कर पा रही है कोई फैसला, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। महाराष्ट्र में सीएम पद को लेकर महायुति में घमासान मचा हुआ है। शिंदे बार बार एक ही बात कह रहे हैं कि जिस नाम को मंजूरी पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह देंगे उसे शिवसेना मान लेगी। लेकिन शिंदे ने बीजेपी हाईकमान के सामने कई बड़ी डिमांड रख दी है, जिसे पूरा करना बीजेपी के लिए मुश्किल दिख रहा है। शिंदे और अजित पवार दोनों के इंडिया गठबंधन के संपर्क में होने की खबरें भी आ रही हैं और इसी के चलते बीजेपी हाईकमान डरा हुआ दिखाई दे रहा है। मोदी और शाह अभी तक महाराष्ट्र में सीएम का नाम तय नहीं कर पाए हैं, जिस कारण से बीजेपी विधायक दल की बैठक बार बार टाली जा रही है। सीएम के शपथ की तारीख, दिन, समय सब कुछ बताया जा रहा है, लेकिन सीएम पद के लिए नाम नहीं बताया जा रहा। वैसे बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस का नाम सबसे आगे माना जा रहा है, लेकिन पिछले 10 सालों का बीजेपी का इतिहास फडणवीस को भी डरा रहा है, क्योंकि जब भी बीजेपी या फिर बीजेपी के नेतृत्व में किसी राज्य में पार्टी को बहुमत मिलता है और बीजेपी हाईकमान 72 घंटों तक सीएम के नाम पर सस्पेंस बनाए रखता है, तो फिर जो नाम सबसे आगे माने जाते हैं उन्हें कमान नहीं सौंपी जाती। ऐसे में कहा जा रहा है कि फडणवीस की जगह किसी और नाम पर बीजेपी हाईकमान विचार कर रहा है। हाल ही में ओडिशा में यही हुआ था, जब धर्मेंद्र प्रधान की जगह मोहन मांझी सीएम बना दिए गए। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी ये कहानी दोहराई गई थी। 2017 में यूपी में भी मनोज सिन्हा की जगह अचानक योगी आदित्यनाथ का नाम सामने आ गया था। महाराष्ट्र में भी बीजेपी के अंदर फडणवीस के अलावा विनोद तावड़े, चंद्रशेखर बावनकुले, चंद्रकांत पाटिल और मुरलीधर मोहोल के नाम पर भी विचार हो रहा है। वैसे खबर ये भी आ रही है कि सीएम के नाम को लेकर चल रही चर्चाओं में संघ भी बीजेपी हाईकमान से नाराज है। एकनाथ शिंदे ने बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा दी है, तो टेंशन अजित पवार की भी बढ़ती नजर आ रही है। अजित पवार की सीट पर फिर से काउंटिंग होने की खबर सामने आ रही है। इसके साथ ही महायुति गठबंधन के कई उम्मीदवारों की सीटें फंसती दिखाई दे रही हैं। इंडिया गठबंधन ने ईवीएम के माइक्रो कंट्रोलर के वेरिफिकेशन की मांग कर दी है, जिसने बीजेपी समेत पूरी महायुति को मुश्किल में डाल दिया है। तो क्या है पूरी खबर, देखिए इस रिपोर्ट में। महाराष्ट्र में ईवीएम के खिलाफ इंडिया गठबंधन की तरफ से बड़े आंदोलन की तैयारी कर ली गई है। इसके साथ ही ईवीएम की सच्चाई भी सामने लाने की तैयारी है। चुनाव नतीजे आने के बाद अब इंडिया गठबंधन ने ईवीएम और वीवीपैट की पर्चियों यानी माइक्रो कंट्रोलर के वेरिफिकेशन की मांग कर दी है। सबसे बड़ी बात, इसमें अजित पवार जो डिप्टी सीएम बनने का सपना पाले हुए हैं, उनकी सीट भी फंसती दिखाई दे रही है। पूरे महाराष्ट्र में 3 दर्जन से ज्यादा सीटों पर माइक्रो कंट्रोलर के वेरिफिकेशन की मांग इंडिया गठबंधन की तरफ से की गई है। इसमें सबसे प्रमुख सीट बारामती है। इसी सीट से अजित पवार चुनाव जीते हैं। शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी के बारामती से उम्मीदवार योगेंद्र पवार ने 19 ईवीएम के माइक्रो कंट्रोलर की जांच करने के लिए जिला प्रशासन के पास एक आवेदन दायर किया है। इस प्रक्रिया के लिए उन्होंने 8.96 लाख रुपए भी जमा किए हैं। दरअसल एक ईवीएम की जांच के लिए 40,000 रुपए जमा कराने पड़ते हैं, साथ ही जीएसटी भी देनी पड़ती है। ऐसे में 19 ईवीएम की काउंटिंग के लिए करीब 9 लाख रुपए योगेंद्र पवार ने जमा कराए हैं। वेरिफिकेशन की मांग करने वाले दूसरे उम्मीदवारों में एनसीपी के हड़पसर उम्मीदवार प्रशांत जगताप और पुणे कैंट से कांग्रेस के उम्मीदवार रमेश बागवे शामिल हैं। सबसे ज्यादा माइक्रो कंट्रोलर की जांच की मांग प्रशांत जगताप ने ही की है। उन्होंने हडपसर सीट पर 27 माइक्रो कंट्रोलर के वेरिफिकेशन की मांग की है, जिसके लिए उन्हें लगभग 12 लाख रुपए का भुगतान करना होगा।
राहुल कलाटे ने चिंचवड़ विधानसभा क्षेत्र में 25 ईवीएम को सत्यापित करने के लिए आवेदन दिया है और इसके लिए उन्होंने चुनाव आयोग को 11 लाख रुपए का भुगतान किया। पुरंदर के कांग्रेस उम्मीदवार संजय जगताप ने 9.9 लाख रुपए का भुगतान करके 21 ईवीएम के सत्यापन की मांग की। बात पूरे महाराष्ट्र की करें तो करीब 3 दर्जन से ज्यादा सीटों पर माइक्रो कंट्रोलर के वेरिफिकेशन की मांग इंडिया गठबंधन की तरफ से किए जाने की खबर है। विपक्ष लगातार महाराष्ट्र चुनावों में धांधली का आरोप लगा रहा है। इसके खिलाफ आंदोलन की तैयारी में है। इसी कड़ी में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने संविधान बचाने और ईवीएम हटाए जाने को लेकर जनता को संबोधित किया। इस मौके पर खड़गे ने मोदी सरकार पर देश को तोड़ने का आरोप लगाया, तो वहीं सदन न चलने दिए जाने के आरोपों पर भी करारा पलटवार किया। तो क्या कुछ कहा खड़गे ने, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दिल्ली के रामलीला मैदान में संविधान बचाने और ईवीएम हटाने रैली को संबोधित किया। रैली में खड़गे ने जनता से एकजुट होकर संविधान को बचाने की बात कही। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि अगर संविधान और लोकतंत्र नहीं बचा तो आपकी हिस्सेदारी और भागीदारी भी नहीं बचेगी। खड़गे ने कहा कि राहुल गांधी ने जातिगत जनगणना की बात की तो पीएम मोदी ने कहा कि हम देश को तोड़ने की बात कर रहे हैं, लेकिन हम देश को तोड़ने की नहीं, देश को जोड़ने की बात कर रहे हैं। जातिगत जनगणना से पता चलेगा कि किसकी कितनी भागीदारी और हिस्सेदारी है, ताकि उनके लिए बेहतर काम किया जा सके। आज जब राहुल गांधी जी ने जातीय जनगणना की बात उठाई तो मोदी और शाह जी ने ये उठाया, ये देश को तोड़ने की काम कर रहे हैं। अरे भाई, देश को तोड़ने की काम उन्होंने कर रहे हैं, देश को जोड़ने के लिए उन्होंने जाति गणना का डिमांड किया है। खड़गे ने आगे कहा कि देश की एकता को तोड़ने में पीएम मोदी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। हमारी लड़ाई उनकी फैलाई गई नफरत के खिलाफ है, जिसके लिए राजनीतिक शक्ति बेहद जरूरी है। अगर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर संविधान के रूप में आपको मताधिकार नहीं देते तो देश में लोग आज बड़े और शक्तिशाली पदों पर नहीं बैठे होते। इसलिए हमें संविधान को बचाना होगा। संविधान बचा तो हम सब लोग बचेंगे। इसलिए हमको एक रहकर इस संविधान को बचाना होगा। इसके साथ ही हमें लोकतंत्र को भी बचाना है। लोकतंत्र नहीं बचेगा तो आपकी हिस्सेदारी नहीं बचेगी। इस रैली के बाद खड़गे ने सरकार के विपक्ष पर सदन न चलने दिए जाने के आरोप पर पलटवार करते हुए कहा कि ये उनकी गलती है, हमारी नहीं। उन्हें विपक्ष को विश्वास में लेकर सदन चलाना चाहिए। ये उनका आरोप है। मेरा आरोप ये है 2 मिनट में एडजर्न होता तो उसको चलने दे, तो सरकार खुद ही एडजर्न करने लगा रही। 5 मिनट में एडजर्न, कभी सुने आप? इतने लोग वहां पर चुन के आए, लोगों की अपेक्षा रहती है कुछ चर्चा हो और कुछ बातें निकले उनके लिए। उससे पहले ही हाउस एडजर्न होता है कि ये लोग डिस्टर्ब कर रहे हैं, बात नहीं करने दे रहे, तो ये उनकी गलती है, हमारी नहीं। और सदन चलाना, इसके लिए वो लोग पूरी कोशिश करना, दूसरे विपक्ष को भी विश्वास में लेके चलाना चाहिए। देखा जाए तो खड़गे ने आज रामलीला मैदान से मोदी सरकार की तमाम मुद्दों पर चौतरफा घेराबंदी कर दी है, जिसके बाद बीजेपी की परेशानियां बढ़ गई हैं। खड़गे ने कहा कि हमारी लड़ाई उनकी फैलाई गई नफरत के खिलाफ है। उनके बयान से मोदी सरकार बुरी तरह से घिर गई है। तो वहीं संभल हिंसा को लेकर भी सरकार पर सवाल उठ रहे हैं। एक तरफ जहां न्यायिक आयोग टीम ने संभल में मौके पर निरीक्षण किया, तो वहीं विपक्ष अब संभल जाने की रणनीति तैयार कर रहा है। इस बीच एक बड़ी खबर सामने आई है, जिसको लेकर बयानबाजी शुरू हो गई है। तो क्या है पूरी खबर, देखिए इस रिपोर्ट में। संभल जामा मस्जिद के दौरान भड़की हिंसा पर खूब सियासत हो रही है। न्यायिक आयोग के 2 सदस्यों ने मस्जिद सहित शहर के हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा किया। टीम ने घटनास्थल एवं मस्जिद की जांच की और वहां मौजूद कुछ लोगों से बात की। इस बीच अब कांग्रेस ने भी संभल मामले को लेकर योजना बनाई है। 2 दिसंबर को कांग्रेस का प्रतिनिधि मंडल संभल जाएगा। इसका नेतृत्व उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय करेंगे। बता दें कि बीते दिन समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधि मंडल भी संभल जाने वाला था, लेकिन उन्हें रोक दिया गया, जिस पर अखिलेश यादव भड़क उठे। संभल की शाही जामा मस्जिद का विवाद अभी थमा भी नहीं था कि अब अजमेर दरगाह और बदायूं की जामा मस्जिद को लेकर विवाद छिड़ गया है। बदायूं में जामा मस्जिद को लेकर ये दावा किया जा रहा है कि इस मस्जिद के अंदर नीलकंठ महादेव मंदिर है। ये मामला फिलहाल फास्ट ट्रैक कोर्ट में चल रहा है। कोर्ट में 3 दिसंबर को अगली सुनवाई होगी। बता दें कि ये पूरा मामला साल 2022 में सामने आया था। इस मामले में ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रज़वी ने पीएम मोदी से हस्तक्षेप की मांग की है। तो वहीं पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती का भी बयान सामने आया है।
उन्होंने कहा कि मंदिर की तलाश में मस्जिद को ध्वस्त करने की कोशिश हो रही है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं। अगर भारत में भी अल्पसंख्यकों पर अत्याचार होंगे तो फिर भारत और बांग्लादेश में क्या अंतर है? मुझे भारत और बांग्लादेश में कोई अंतर नहीं लगता। संभल मामले को लेकर बीजेपी सवालों के घेरे में है। विपक्ष लगातार हमलावर दिखाई दे रहा है तो आरोप पूर्व सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ पर भी लग रहे हैं। कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी के नेताओं ने पूर्व सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ को लेकर बयान दिए हैं, जिसमें कहा गया है कि अजमेर संभल में हुए मंदिर मस्जिद जैसे विवादों के लिए सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जिम्मेदार हैं। और क्या कुछ कहा उन्होंने, देखिए इस रिपोर्ट में। देश में सांप्रदायिक टकराव को लेकर विपक्ष ने पूर्व सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ पर निशाना साधा है। शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने पूर्व सीजेआई को मंदिर मस्जिद विवाद के लिए जिम्मेदार ठहराया है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर चंद्रचूड़ के फैसले को लेकर कहा, 20 मई 2022 को चंद्रचूड़ साहब ने मौखिक टिप्पणी की और उससे भानुमति का पिटारा पेंडोरा बॉक्स खुल गया। भाजपा इसका पूरा राजनीतिक फायदा उठा रही है। हर जगह सांप्रदायिक तनाव फैलाया जा रहा है। दरअसल वाराणसी में बनी ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे के आदेश पर फैसला देते हुए जस्टिस चंद्रचूड़ की पीठ ने कहा था कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में साफ है कि किसी भी धर्मस्थल की प्रकृति को नहीं बदला जा सकता, लेकिन उसके सर्वे को लेकर रोक का इसमें कोई प्रावधान नहीं है। और उसके बाद ही एक के बाद एक विवाद खड़े होने शुरू हो गए हैं। इसे लेकर शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने कहा, चाहे अजमेर हो या उत्तर प्रदेश का संभल, सीजेआई चंद्रचूड़ देश में आग लगाने के बाद रिटायर हुए हैं। आज देश की जो हालत है उसके लिए सुप्रीम कोर्ट जिम्मेदार है। जस्टिस चंद्रचूड़ को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। दरअसल धर्म स्थलों को लेकर होने वाले विवाद से बचने के लिए ही कांग्रेस की सरकार 1991 में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लेकर आई थी। इसमें साफ किया गया था कि 15 अगस्त 1947 के समय जिस धार्मिक स्थल की जो स्थिति थी उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। इन आरोपों ने पूर्व सीजेआई चंद्रचूड़ समेत पीएम मोदी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। वहीं वक्फ बिल पर भी सरकार मुश्किल में नजर आ रही है। विपक्ष के दबाव के आगे सरकार को मजबूरन वक्फ बिल पर बनी जेपीसी का कार्यकाल बढ़ाना पड़ा। लेकिन अब आंध्र प्रदेश में भी इसे लेकर मोर्चा खुल गया है, जिसके बाद चर्चा ये चल रही है कि मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू भी बीजेपी को झटका दे सकते हैं। तो क्या है पूरा मामला, जानने के लिए देखिए खास रिपोर्ट। वक्फ संशोधन बिल 2024 को लेकर मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। वक्फ बिल पर बीजेपी के सहयोगी उसका साथ छोड़ते दिखाई दे रहे हैं। जेडीयू और एलजेपी तो पहले से ही इस बिल को लेकर बीजेपी से नाराज दिख रहे थे और अब बीजेपी का अब तक हर बिल पर साथ देने वाले आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम जगन मोहन रेड्डी ने भी बीजेपी को झटका दे दिया है। वाईएसआरसीपी ने साफ कर दिया है कि वक्फ बिल पर वो इंडिया गठबंधन का साथ देगी, यानी इस बिल का विरोध संसद और जेपीसी दोनों ही जगह किया जाएगा। वाईएसआरसीपी नेता मिथुन रेड्डी ने इसे एक तरफा विधेयक बताया। साथ ही यह आरोप लगाया कि जो विधेयक समुदाय विशेष से जुड़े कानून में बदलाव लाने वाला है उस पर ही उन्हें विश्वास में नहीं लिया गया। रेड्डी ने कहा कि वक्फ की जमीन समुदाय की है और इसे जबरन नहीं छीना जा सकता। जगनमोहन रेड्डी की पार्टी का ये विरोध ऐसे वक्त पर सामने आया है जब आंध्र प्रदेश की सत्तारूढ़ तेलुगु देशम पार्टी, जो केंद्र की एनडीए सरकार की बैसाखी भी कही जाती है, उसने इस विधेयक पर चुप्पी साध रखी है। टीडीपी राज्य और केंद्र में बीजेपी के साथ गठबंधन में है और ऐसे में अब चंद्रबाबू नायडू की टेंशन बढ़ती दिखाई दे रही है, क्योंकि एक तरफ वो दावा करते हैं कि वो सेक्युलर नेता है, प्रदेश में मुस्लिम आरक्षण भी दे रहे हैं, लेकिन जब बात वक्फ बिल की आए तो टीडीपी खुलकर स्टैंड नहीं ले पाई है। इस बीच खबर ये भी आ रही है कि आंध्र प्रदेश सरकार ने स्टेट वक्फ बोर्ड को भंग करने का आदेश जारी किया है, जिसके बाद उनकी काफी किरकिरी हो रही है। उनके ही दावों पर सवाल उठ रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि विपक्ष के विरोध को दबाने के लिए यह फैसला लिया गया है। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे ट्रंप की हिंदुस्तान को धमकी को। ट्रंप के तेवर से दुनिया घबराई हुई है। अभी तो ट्रंप ने सत्ता भी नहीं संभाली है, लेकिन उन्होंने फैसले लेना शुरू कर दिया है और ट्रंप के टारगेट पर इस समय हिंदुस्तान भी आ गया है। उन्होंने हिंदुस्तान को सख्त चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि वो ब्रिक्स से दूर रहे। अगर ब्रिक्स ने अमेरिका को चुनौती दी तो हिंदुस्तान का व्यापार बंद करा देगा अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक फैसले से हड़कंप मच गया है। उन्होंने हिंदुस्तान को सीधी चेतावनी दे दी है कि अमेरिका हिंदुस्तान के व्यापार को बंद कर देगा। ट्रंप ने ब्रिक्स देशों पर टैरिफ लगाने की धमकी दी है और हिंदुस्तान ब्रिक्स के संस्थापक देशों में से एक है। ऐसे में उनकी ये धमकी हिंदुस्तान की चिंता बढ़ाती दिखाई दे रही है। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा कि अब वो दौर बीत चुका है जब ब्रिक्स देश डॉलर से दूर जाने की कोशिश में जुटे हुए हैं और हम खड़े होकर देखते रहेंगे। हमें इन देशों से एक प्रतिबद्धता चाहिए कि ना तो वे ब्रिक्स की नई मुद्रा बनाएंगे, न ही शक्तिशाली अमेरिकी डॉलर को बदलने के लिए किसी दूसरी मुद्रा का समर्थन करेंगे, नहीं तो उन्हें 100% टैरिफ का सामना करना पड़ेगा।
और साथ ही शानदार अमेरिकी अर्थव्यवस्था में व्यापार को अलविदा कहने को तैयार रहना चाहिए। वे एक और मूर्ख ढूंढ सकते हैं। इसकी कोई संभावना नहीं है कि ब्रिक्स अंतरराष्ट्रीय व्यापार में अमेरिकी डॉलर की जगह ले लेगा, और जो भी देश ऐसा करने की कोशिश करेगा उसे अमेरिका को अलविदा कह देना चाहिए। दरअसल हाल ही में रूस में हुए ब्रिक्स सम्मेलन में पुतिन ने साझा करेंसी की बात पर जोर दिया था, जिस पर ट्रंप भड़क गए हैं और अब उन्होंने ये साफ कर दिया है कि अगर ब्रिक्स देश अपनी संयुक्त करेंसी निकालते हैं और व्यापार जगत में उसका इस्तेमाल होता है तो अमेरिका ब्रिक्स देशों के साथ व्यापार भी नहीं करेगा और साथ ही उन पर 100% टैरिफ लगाएगा। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।